वीडियो की इस पार्ट में हम लोग समझने वाले हैं कि हमने जो भोजन किया था, यानी कि पाचन तंत्र में हम लोगों ने देखा था कि हमारे द्वारा पाचन की क्रिया होती है। जो हम खाते हैं, संतुलित आहार को खाते हैं, उसमें कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन जो रहता है उसका किस प्रकार से पाचन होता है। क्या पाचन हुआ, पाचन होने के बाद जो है लाइपेज जो एंजाइम था वो वसा को वसा अम्ल में बदल दिया था। क्षुद्रांत्र में हम लोगों ने देखा था कि जो लाइपेज था वो वसा को वसा अम्ल में बदल दिया था। एमाइलेज जो है कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में बदल दिया था। ट्रिप्सिन पेप्टिन को अमीनो अम्ल में बदल दिया था। इस प्रकार से कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन जो था हमारे लिए जटिल अणु, हम जो भोजन खाए थे उसका सरल अणु में बदलना था, क्योंकि वो जटिल अणु था, उसका सरल अणु में पूरी तरीके से बदल जाता है। अब इसका ऑब्जॉर्ब कर लिया था क्षुद्रांत्र के द्वारा। क्षुद्रांत्र में जो दीर्घोरम होते हैं, हम लोगों ने देखा था कि क्षुद्रांत्र ये जो हमारे सरल अणु थे, इन सभी सरल अणु को अवशोषित कर लेता है दीर्घोरम की सहायता से, और उन सब को जो वहाँ से रक्तवाहिनी जो गया था कोशिका तक, यानी कि वहाँ से जो पाइप गया था उस ऑब्जर्व किया हुआ भोजन को, यानी सरल पदार्थ को सीधे भेज दिया जाता है। कहाँ पर? प्रत्येक कोशिका के अंदर में। हमारे शरीर में बहुत सारे कोशिकाएं, इन सभी कोशिकाओं में भेज दिया जाता है। और इसमें से इस कोशिका में जो है ये वसा अम्ल, ग्लिसरॉल या फिर वसा अम्ल, ग्लूकोज या अमीनो अम्ल, इन सब का होता क्या है भाई? तो देखिए हम लोग समझते हैं, क्योंकि यही सरल अणु था, हम लोगों ने खाए पिए, इतना सारा काम सब हम लोगों ने पेट के अंदर में हुआ, तो किस लिए हुआ? इन सब को प्राप्ति के लिए। बट इन सब का काम क्या है, इसका आखिर हमारे शरीर में होता क्या है, ये जानना तो रोचक है, जानना तो हमें जरूरी है। तो वसा अम्ल या फिर अमीनो अम्ल की अगर बात किया जाए तो ये दोनों ही क्या है? अम्ल हैं, अम्ल टाइप का है। और जितने भी टाइप के आपको अम्ल हमारे शरीर में लिए जाते हैं, ग्रहण किए जाते हैं, उस सब का अधिकतर काम होता है कि उन लोगों का काम होता है हमारे शरीर की रक्षा करना, दूसरे बैक्टीरिया से, सूक्ष्म जीव अगर हम लोगों में कोई प्रवेश कर जाता है तो उनसे रक्षा करना, इन सब का काम होता है। और इसके बाद होता है हमारा ग्लूकोज। इस ग्लूकोज का क्या होता है? ठीक है, इस ग्लूकोज का क्या होता है यही हम आगे जानने वाले हैं। तो देखिए हम जितने भी सारे भोजन कर रहे हैं, जितने भी सारा खाना खा रहे हैं, आखिर क्यों खा रहे हैं? ताकि हमें ऊर्जा की प्राप्ति हो। हमें ये दोनों ही चीज़ें से ऊर्जा तो नहीं मिला, लेकिन आखिरी उम्मीद हमें किससे है? इस ग्लूकोज से। मतलब हमें पता चल गया कि ग्लूकोज से हमें ऊर्जा मिलेगा। आखिर ये ग्लूकोज से ऊर्जा हमें किस प्रकार से मिलते हैं, यही चीज़ हम लोग इस वीडियो में समझेंगे। चलिए तो देखिए, ये जो ग्लूकोज अवशोषित किया गया क्षुद्रांत के द्वारा, फिर क्षुद्रांत जो है वहाँ से थी, रक्त नलिका थी, वो सब ग्लूकोज को ऑब्जर्व करके कहाँ पर लग गया? इस कोशिका के अंदर में। और कोशिका में आपको पता है कोशिका के अंदर में बहुत सारे घटक होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम, इस केंद्रक, कोशिका द्रव्य, इस प्रकार से उसके विभिन्न घटक होते हैं। और यह ग्लूकोज को, यानी ग्लूकोज को ही नहीं, ये तीनों जो हम लोगों में सरल में बदला था, इन सब को ले जाता है इस कोशिका में, प्रत्येक कोशिका में। ठीक है, और वसा अम्लों और अमीनो अम्ल, इसका उपयोग हम लोगों ने जान लिया। प्रतिरक्षी या फिर जो मरम्मत कार्य होते हैं कोशिकाओं को नया कोशिका बनाने के लिए, जैसे कोई घाव हो गया, कट गया, तो वहाँ पर भरने के लिए ये सब अधिकतर काम आता है हमारे उस जगह पर। लेकिन इस ग्लूकोज का क्या होता है? ग्लूकोज जाता है सीधे हम लोग का कोशिका में, और कोशिका के विभिन्न घटकों में से एक घटक होता है जिसको बोलते हैं कोशिका द्रव्य। इस कोशिका द्रव्य में क्या होता है? देखिए कोशिका द्रव्य में एक प्रकार का जो ग्लूकोज आया था, उस ग्लूकोज जो 6 अणु वाला एक क्या था? एक कार्बोहाइड्रेट था, 6 अणु वाला, मतलब 6 अणु वाला एक कार्बोहाइड्रेट था। वहाँ पर आने के बाद जैसे ही वो कोशिका द्रव्य में आ जाता है, वहाँ पर एक प्रक्रिया चलती है जिसको ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया कहते हैं। ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया के द्वारा यही ग्लूकोज 3 कार्बन वाले पायरुवेट में बदल जाता है। अब ये पायरुवेट कंफ्यूज मत हो जाए कि क्या पायरुवेट क्या। जिस प्रकार से कार्बोहाइड्रेट एक जटिल अणु था, उसको हम लोग मंड के रूप में तोड़े, पहले मुंह में, ठीक है, चबा चबा के मंड के रूप में तोड़े तो छोटा अणु बन गया, फिर उसके बाद ग्लूकोज बन गया, सबसे सरलतम बन गया। ठीक है, इसको और छोटा किए तो वह पायरुवेट में बदल गया। तो इस प्रकार से कार्बोहाइड्रेट के सबसे छोटा रूप है। तो 6 कार्बन हुआ तो ग्लूकोज बन गया, 3 कार्बन हुआ तो पायरुवेट बदल गया। तो यही ग्लूकोज जब कोशिका में आता है तो इस कोशिका के अंदर में क्या होता है? एक कोशिका द्रव्य होता है, कोशिका का घटक कोशिका द्रव्य। इस कोशिका द्रव्य में जो ग्लूकोज है वो ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया के द्वारा 3 कार्बन वाले अणु पायरुवेट में बदल जाता है। और यह पायरुवेट में बदलने के बाद क्या होता है? जो हम लोग सांस लेते हैं, ठीक है, जैसे ही हम लोग सांस लेते हैं, अब देखिए क्या होता है कि हमें ऑक्सीजन गैस की ज़रूरत पड़ती है। ऐसा हम लोग पढ़े और पढ़ने वाले हैं मानव श्वसन तंत्र में कि हमें ऑक्सीजन गैस की ज़रूरत है। और इस ऑक्सीजन गैस की पूर्ति करने के लिए हमें विभिन्न प्रक्रमों से होकर के गुजरना पड़ता है, जिसमें एक मानव श्वसन तंत्र नाम का चैप्टर आता है, उसको पढ़ना पड़ता है। आखिर इसमें ऐसा क्या चीज़ है ऑक्सीजन में? आखिर ऑक्सीजन का ज़रूरत हमारे शरीर को क्यों है? इसी चीज़ को हम लोग अभी जानेंगे और उसके बाद समझेंगे कि आखिर
इस श्वसन तंत्र का काम क्या होता है, ठीक है। तो ऑक्सीजन गैस का जरूरत, हम जो ऑक्सीजन ले रहे हैं, हम जो ऑक्सीजन लेते हैं, उस ऑक्सीजन का आखिर होता क्या है, तो वही ऑक्सीजन यहाँ पर काम आता है। जैसे ही कोशिका द्रव्य में ग्लूकोज पायरूवेट में बदल जाता है, और पायरूवेट में बदलने के बाद जैसे ही उस पायरूवेट को ऑक्सीजन मिल जाता है, तो वह जो ये था कोशिका द्रव्य, वह माइटोकॉन्ड्रिया में चला जाता है। जैसे ही ऑक्सीजन मिल जाता है तो यह चला जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। यही पायरूवेट माइटोकॉन्ड्रिया में चला जाता है, और फिर आ जाता है हम जो सांस लेते हैं उसके द्वारा ऑक्सीजन। पायरूवेट और ऑक्सीजन आपस में क्रिया करके एक साइकिल चलता है, जिसको बोलते हैं क्रेफ्ट साइकिल। क्रेफ्ट नामक साइकिल चलता है, ठीक है, क्रेफ्ट साइकिल चलता है। और उस क्रेफ्ट साइकिल के चलने से, जिस प्रकार से हम लोग कोई मिल में जाते हैं, ठीक है, धान पिसवाने के लिए जाते हैं, जिस चावल निकालना है तो धान पिसवाने के लिए जाते हैं, तो वहाँ पर अगर धान को डालते हैं तो नीचे से क्या चावल निकलता है, उसमें एक मशीन चलते रहता है, मशीन चलते रहता है, धान को डाले चावल निकला। उसी प्रकार से जैसे ही कोशिका के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है, वहाँ पर कोशिका के अंदर उपस्थित माइटोकॉन्ड्रिया, वहाँ पर जैसे ही पायरूवेट और ऑक्सीजन मिल जाते हैं तो वहाँ पर एक साइकिल चलने लगता है, क्रेफ्ट साइकिल। और उस क्रेफ्ट साइकिल के चलने से हम लोग का बनता है एटीपी, ठीक है। एक साइकिल चलता है इस प्रकार से साइकिल चलेगा। उस साइकिल के चलने से बनता है एटीपी। एटीपी ऊर्जा का एक रूप होता है, हम बोल सकते हैं। इस प्रकार से एक बार घूमेगा एक एटीपी, इस प्रकार से मान सकते हैं। तो ऐसे साइकिल चलने से एटीपी का निर्माण हो रहा है। तो इस प्रकार से एटीपी, एक एटीपी, 2 एटीपी, 3 एटीपी, 4 एटीपी, इसी प्रकार साइकिल चलते रहेगा। तो 2 एटीपी, 3 एटीपी, 4 एटीपी, 5 एटीपी, ऐसा करते करते जैसे ही 38 एटीपी बन जाता है उस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर में, तो हमें मिल जाता है ऊर्जा। ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा लास्ट काम भी पूरा हो जाता है। मतलब जो हम लोगों ने भोजन किया था, ठीक है, उस भोजन का आखिर हमें उसका उद्देश्य क्या था, भोजन हम क्यों किए थे, ऊर्जा प्राप्ति करनी है, अणुओं की रक्षा करने के लिए। अणुओं की रक्षा करना मतलब जो हमारी कोशिकाओं के अंदर में जो इतनी सारी प्रक्रिया चलती है, वो सारी प्रक्रिया चलती रही, उसके लिए ज़रूरत है ऊर्जा का। यही ऊर्जा हमें मिलता है कहाँ से, कच्ची सामग्री से। और वो ऊर्जा किस प्रकार से मिला, इस प्रकार से, ठीक है। तो यही प्रक्रिया था ऊर्जा प्राप्ति करने का। तो ठीक है, तो ये जो प्रक्रिया होती है ऑक्सीजन की उपस्थिति में भी होती है और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी होती है। लेकिन हम जो मानव या फिर कोई भी जीव जंतु, बड़े कोशिका, बहुकोशिकीय जीव या फिर देखने हम लोग को जीव मिलते हैं, उन सभी जीवों में इसी प्रकार से होता है। जो ग्लूकोज आया, यानी कि जो हम लोग पाचन में ग्लूकोज, पाचन तंत्र के द्वारा ग्लूकोज में बदल दिया गया जटिल अणु को, उसका अवशोषण कर लिया जाता है और फिर कोशिका द्रव्य ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया के द्वारा उस ग्लूकोज का 3 कार्बन वाले अणु यानी कि पायरूवेट में खंडन किया जाता है। और यह पायरूवेट जो है, जैसे ही हम ऑक्सीजन सांस लेते हैं और उसमें ऑक्सीजन मिलता है, उस ऑक्सीजन के मिलने से ही एक साइकिल चलता है। यह प्रक्रिया होती है माइटोकॉन्ड्रिया में। कोशिका द्रव्य में सिर्फ पायरूवेट में टूट गया, लेकिन ऑक्सीजन जैसे ही मिल जाता है चला जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में, और माइटोकॉन्ड्रिया में क्रेफ्ट साइकिल चलने लगता है। और इस साइकिल के चलने से एटीपी का निर्माण होता है। 1 एटीपी, 2 एटीपी, 3 एटीपी, 4 एटीपी, ऐसे करते करते जैसे 38 एटीपी बन जाता है, तो हमें मिल जाता है ऊर्जा का एक स्रोत, यानी कि ऊर्जा। और उस ऊर्जा के मिलने से हम दौड़ने सकते हैं, जैसे बोल रहे हैं अभी बोल पाते हैं, या फिर बहुत सारा काम जो है हम लोग को करने की क्षमता आ जाता है हमें, ठीक है। और अगर यह ऊर्जा उत्पन्न नहीं होगा तो हम क्या कोई भी काम नहीं कर पाएंगे, लुदबुदु के सोए रहेंगे, अपने जीवन ही अस्तित्व नहीं रहेगा, ठीक है। तो हम ऑक्सीजन गैस का महत्व को समझ लिए। यदि ऑक्सीजन गैस ना आए तो क्या होगा, ऑक्सीजन जो हम लोग सांस ले रहे हैं उस ऑक्सीजन का आखिर यूज कहाँ पर हो रहा है, इसी पायरूवेट के खंडन में। और यह कहाँ पर चला जाता है, सीधे, यानी कि हम जो सांस ले रहे हैं वो कहाँ जा रहा है, वो जा रहा है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर में। क्यों जा रहा है, उस जो पायरूवेट था उस पायरूवेट को के साथ मिल करके क्या करना, क्रेफ्ट साइकिल चलाना। और इस क्रेफ्ट साइकिल के चलने से क्या मिलता है, एटीपी का निर्माण होता है। और इस एटीपी के निर्माण होने से क्या होता है, हमें ऊर्जा मिलता है। तो ठीक है, आप समझ गए कि ऑक्सीजन जो हम लोग सांस लेते हैं वो सांस आखिर यहाँ से लंग से, मतलब ये जो यहाँ पर ये तो एक सिस्टम है, यहाँ आखिर यहाँ लेना फेंकना का काम है इसका। आखिर ये जो हम लोग सांस, हमारे बॉडी जो है इस ऑक्सीजन का उपयोग कहाँ पर करता है ये हम लोग समझ लिए। अच्छा, इस पायरूवेट का खंडन में करता है, मतलब एटीपी के ऊर्जा निर्माण में इस ऑक्सीजन का बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल है। और ऊर्जा निर्माण की कार्य जो है कहाँ पर हो रहा है, वो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया में। अच्छा, ग्लूकोज पायरूवेट में बदल गया, वो कहाँ पर बदल गया, तो वो बदला कोशिका द्रव्य में बदल गया, ठीक है। और यह जो प्रक्रिया होती है ऑक्सीजन के साथ भी होती है और ऑक्सीजन के बिना भी होती है। अब समझते हैं ऑक्सीजन के बिना, लेकिन हम मनुष्यों में और बड़े जीवों में यह नहीं होती है। इस जैसे सूक्ष्म जीव जो होते हैं उसमें यह प्रक्रिया होती है। ऑक्सीजन अगर नहीं भी आएगा तो भी उसको ऊर्जा का तो जरूरत पड़ेगा, लेकिन वो ऊर्जा उनको मिल जाता है। अभी फैक्ट्री चलता है तो उसके साथ में हमें कुछ लाभ भी होता है और
कुछ हानि भी होता है। तो जिस प्रकार से हमें ऊर्जा की ज़रूरत था, तो इतनी सारी प्रक्रिया चलने के बाद यह एक फैक्ट्री या फिर एक इंडस्ट्री से कम नहीं है। इतनी सारी प्रक्रिया जो अंदर में चल रहा था पाचन तंत्र में, इतने सारी करने के बाद कोई ना कोई ऐसे वर्ज्य पदार्थ निकल भी करेगा। जिस प्रकार से एक फैक्ट्री में धुआं कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में छोड़ता है जो वायु प्रदूषण का कारण बनता है कि नहीं। तो उसी प्रकार से हमारे अंदर में कोनो इंडस्ट्री से कम काम हो रहा है क्या? इसी के चलने की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड जो एक वर्ज्य पदार्थ है हम लोगों के लिए, जैसे गैस उत्पन्न होता है उसको निकालने की जरूरत है, वो भी इसी अंग का काम है। इसी के द्वारा हम उसको समझेंगे कि वो किस प्रकार से निकाल देता है। तो ठीक है, तो यहाँ पर भी ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ऊर्जा का निर्माण होता है, ठीक है, और ऑक्सीजन की उपस्थिति में भी। तो इस प्रकार से ऑक्सीजन की उपस्थिति में अगर ऊर्जा का निर्माण हो रहा है तो इस प्रकार के शोषण को हम कहेंगे वायवीय शोषण, और यदि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ऊर्जा का निर्माण हो रहा है तो उसको हम बोलेंगे अवायवीय शोषण। अब वायवीय शोषण और अवायवीय शोषण यानी कि इस प्रकार से हम बोल सकते हैं कि शोषण मेरा दो टाइप का हुआ। कितना टाइप का? दो टाइप का। कौन कौन? एक हुआ वायवीय शोषण और एक हुआ अवायवीय शोषण। वायवीय शोषण किसको बोलेंगे? जिस शोषण क्रिया में यानी यदि ऊर्जा निर्माण की प्रक्रिया में हमें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है तो उसको वायवीय शोषण, और वैसी प्रक्रिया जिसमें हमें ऑक्सीजन की मतलब ऊर्जा प्राप्ति के लिए यदि ऑक्सीजन गैस की जरूरत नहीं है तो उसका बोलेंगे अवायवीय शोषण। अच्छा, बीच में एक लिखे हैं ऑक्सीजन के अभाव में। कभी कभी हमारे शरीर में क्या हो जाता है, देखिए, यदि हम अपना शरीर को इस प्रकार से करके बहुत देर तक सोए हुए या फिर पैर को मोड़ करके बैठे हुए तो क्या होता है, ऑक्सीजन, आपको पता है हमारे जो शरीर होता है इसमें सिराएं पाई जाती है और उसमें रक्त यानी कि रक्त बहते हैं, और उस रक्त में आरबीसी पाया जाता है, मतलब लाल रक्त कोशिकाएं पाई जाती है। और ये लाल रक्त कोशिका का दोस्त होता है ऑक्सीजन। इस लाल रक्त कोशिका में पाए जाते हैं हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन का दोस्त होता है ऑक्सीजन। ये हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन दोनों साथ साथ में बहते हैं, और यदि इस प्रकार से जब हम लोग सोए रहते हैं तो यहाँ से रक्त को आने में, और उस रक्त में है ऑक्सीजन, तो इस रक्त को आने में थोड़ा सा इसको क्या यहाँ से कठिनाई होती है। मतलब जितना इसको मिलना था, यहाँ से जितनी सारी कोशिकाएं हैं उतनी सारी कोशिकाओं को जितना ऑक्सीजन मिलना था उतना नहीं मिल पाता है, तो कम मिलता है। तो ऑक्सीजन, देखिए, खून कम आएगा तो ऑक्सीजन भी कम आएगा। तो ऑक्सीजन कम आने की वजह से यहाँ का जितनी सारी कोशिकाएं हैं इसमें जो क्रेब्स साइकिल चलती है उसमें ऊर्जा का तो निर्माण होता है, लेकिन उसके साथ में एक लैक्टिक अम्ल का भी निर्माण होता है। लैक्टिक अम्ल, ठीक है, क्योंकि इस प्रकार से मोड़े हुए तो ऑक्सीजन, खून का आने में थोड़ा सा तकलीफ होता है, यानी कि आने में उतना सुविधा नहीं हो पाता है। तो खून नहीं आएगा मतलब ऑक्सीजन भी नहीं आएगा, क्योंकि साथ साथ में बहता है, हीमोग्लोबिन उसी में उपस्थित रहता है। तो इस प्रकार से क्या होता है, यहाँ पर जितने सारी कोशिकाएं हैं उसमें लैक्टिक अम्ल आ जाता है, और लैक्टिक अम्ल के आ जाने से हमें झिंझिनाहट या फिर दर्द जैसा महसूस होता है, और एकदम पूरा झिंझिना लगता है कि मेरा पैर, हाथ पैर काट गया है, वहाँ पर है नहीं। तो ये इसीलिए होता है ताकि वहाँ पर ऑक्सीजन का अभाव है, जिसकी वजह से वो ऐंठन या फिर दर्द या फिर जो झंझनाहट है वो उत्पन्न होता है। हम लोगों ने समझ लिया कि शोषण दो टाइप का होता है, एक वायवीय शोषण, एक अवायवीय शोषण। चलिए एक बार मैं फिर से समझा देता हूँ ये सारी प्रक्रियाओं को, ठीक है। हम जो भी भोजन किए थे उन सब भोजन को जो जटिल अणु था उसको सरल अणु में बदला गया हमारे क्षुद्रांत के द्वारा, हमारे आमाशय के द्वारा, विभिन्न पाचन प्रक्रमों के द्वारा। और जो सरल अणु में बदल गया तो ये जैसे कि ये तीन कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, यही हमारा जटिल अणु था, इसको सरल अणु में बदल गया। कार्बोहाइड्रेट जो है ग्लूकोज में बदल गया, प्रोटीन जो है हमारा एमिनो अम्ल में बदल गया, और वसा जो है वसा अम्ल में बदल गया। तो इन सभी का क्षुद्रांत क्या कर लेता है, अवशोषण कर लेता है, और अवशोषण करने के बाद भेज देता है प्रत्येक कोशिका में। और इस कोशिका में जो एमिनो अम्ल था और वसा अम्ल था इसका प्रयोग तो प्रतिरक्षा के रूप में कर लिया जाता है। वो लोग अपना कोशिकाओं का निर्माण में, उसका मरम्मत करने में काम करते हैं। लेकिन जो ग्लूकोज बच गया ये हमें ऊर्जा निर्माण में काम आता है। वो किस प्रकार से आता है, तो वह जो कोशिका द्रव्य है, कोशिका के अंदर में कोशिका द्रव्य है, वहाँ पर उस ग्लूकोज का विखंडन होता है पायरुवेट में ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया के द्वारा। और इस पायरुवेट का जैसे ही हम ऑक्सीजन सांस लेते हैं तो वहाँ पर एक क्रेब्स साइकिल चलता है, जिसके क्रेब्स साइकिल के चलने की वजह से एटीपी का निर्माण होता है। और इस एटीपी के निर्माण होते होते जैसे ही वो 38 एटीपी जैसा बन जाता है तो वो बन जाता है मेरा ऊर्जा, और इस प्रकार से हमें ऊर्जा की प्राप्ति होती है। तो ऊर्जा प्राप्ति के लिए हमें ऑक्सीजन गैस की जरूरत है, ये हमको पता चल गया। लेकिन यह प्रक्रिया क्या होता है, कुछ ऐसे जीव में भी होता है जो ऑक्सीजन का जरूरत नहीं होती है। मतलब यह प्रक्रिया ऊर्जा प्राप्त करने की जो प्रक्रिया है वो ऑक्सीजन के बिना भी होती है। इसका हम लोग जैसे ईस्ट जैसे सूक्ष्म जीवों में यह प्रक्रिया होती है, ठीक है। तो कभी कभी क्या हो जाता है कि हमारे शरीर में जैसे कि खून की यहाँ से यहाँ अगर कम चला जाता है, तो जैसे कोई भी ऐसे जगह जहाँ पर हम लोग मोड़ के रहते हैं, जहाँ से खून को पार होने में थोड़ा सा दिक्कत होता है, वहाँ पर खून कम जाएगा, मतलब ऑक्सीजन कम चला जाता है। तो ऐसी स्थिति में उतना सारा जो कोशिका है वहाँ पर जो क्रेब्स साइकिल चलता है उसमें ऊर्जा का तो निर्माण होता है, साथ में लैक्टिक अम्ल का भी निर्माण होता है। और इस लैक्टिक अम्ल के निर्माण होने की वजह से हमें वहाँ पर ऐंठन या फिर झिंझिनाहट टाइप का महसूस होता है। तो आपको ऑक्सीजन कितना जरूरी है हमारे शरीर में और क्यों जरूरी है ये समझ में आ गया। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पर बताना जरूरी है, जो ज़्यादा जरूरी है।
हम लोग जो ग्लूकोन डी खाते हैं, ग्लूकोज की बात यहाँ पर हो रहा है, तो ग्लूकोन डी खाते हैं। जैसे कि बुजुर्ग व्यक्ति या फिर हम जो कोई टूर्नामेंट खेलने के लिए जाते हैं, कोई हम लोग खेल खेलने के लिए जाते हैं, तो वहाँ पर बोतल में भर के ले जाते हैं क्या, ग्लूकोन डी को। आखिर ऐसा क्यों? तो ग्लूकोन डी को कहा जाता है इंस्टेंट एनर्जी। क्यों इंस्टेंट एनर्जी कहा जाता है? देखिए, हमें इस ग्लूकोज को प्राप्त करने के लिए कितने सारी प्रक्रियाओं से होकर के गुजरना पड़ा, लेकिन सीधे तौर पर अगर हम ग्लूकोज को ले लेते हैं तो उतनी सारी प्रक्रिया हमको करने की जरूरत नहीं है, इस एंजाइम की जरूरत नहीं है, सीधे मिल गया ग्लूकोज। अब उस ग्लूकोज का क्या होगा? उस ग्लूकोज का सीधे तीन कार्बन अणु मतलब पाइरुवेट में विखंडन होगा कोशिका द्रव्य में, फिर उसका ऑक्सीजन मिलने से डायरेक्ट मिल गया हमको ऊर्जा, यानी कि तुरंत ऊर्जा मिल गया। यानी इस ग्लूकोज से पाइरुवेट से ऊर्जा, बस 2 स्टेप जाना है। लेकिन अगर वही चीज़ हम लोग कार्बोहाइड्रेट खा लेते हैं, क्योंकि ग्लूकोज का स्रोत तो कार्बोहाइड्रेट ही है, तो उस कार्बोहाइड्रेट खाएंगे फिर उसका पाचन होगा, प्रक्रिया बहुत लंबा चलता है, इसलिए ग्लूकोज को इंस्टेंट एनर्जी